ये आपका 5th चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करेगा। ऐसे जो भी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर से जो मिलते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं, और उसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा ह्यूमन लाइफ जो है वो को सरवाइव करने के लिए नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जिसके थ्रू हम अपने वर्क को, अपने लाइफ को काफ़ी इजी बनाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज तो खैर बहुत तरह के होते हैं, जिसमें मेनली वाटर, सॉयल, बहुत अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं। इसमें बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? नो, या शायद यस भी हो सकता है, क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है वो रिन्यूएबल होती है, एक नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल होते हैं वो हमारे कंजप्शन के बाद भी वो हमें मिलते रहते हैं, जिसको इनएग्जिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और एक नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक बार अगर हम उसको कंज्यूम कर लें तो फिर वो उसकी प्रेजेंस जो होती है वो हमारे लिए ख़त्म हो जाती है, जितना हम यूज कर लिए। द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, यानी उसका जो अमाउंट जो है वो हमारे नेचर में लिमिट अमाउंट में है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो उनकी काफ़ी ज़्यादा यूजेज जो होते हैं वो मिनिमाइज़ करके करनी चाहिए। यानी मेनली कहा जाए तो हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो होते हैं वो हमारे नेचर में एक तरह से कहा जाए तो अनलिमिटेड फॉर्म में है, जैसे सनलाइट है, एयर है। ये ह्यूमन एक्टिविटी में लगातार यूज करने के बाद भी ये ख़त्म नहीं होंगे, इनकी एबिलिटी बनी हुई है। और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी एबिलिटी जो है लिमिट में है, यानी अगर उसमें से कुछ भी अमाउंट में अगर हम लेते हैं तो अगर यूज कर लिए तो फिर वो दोबारा में नहीं मिलेगा, यानी उनके अमाउंट जो है नेचर में वो लिमिट है। उनको बनने में काफ़ी समय लग जाएंगे, तब तक हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें पहला नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कोल है। ये एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। ये कोल के बारे में तो सुने ही होंगे, जनरली ये स्टोन की तरह दिखता है और स्टोन की जैसा ही हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। ये एक ऐसा फ्यूल है जिसका यूज़ हम लोग खाना बनाने में करते हैं। पहले ज़माने में, अर्लियर में, इसका यूज़ जो होता है वो रेलवे इंजन चलाने में होता था, स्टीम प्रोड्यूस करने में। आज के समय में बहुत सारे थर्मल प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस पर रन करती है। तो आज के डेट में कोल का यूज़ बहुत ज़्यादा है, और कोल का फॉर्मेशन बहुत जल्द नहीं होती है। इसको बनने में काफ़ी हज़ारों साल लग जाते हैं, काफ़ी साल लग जाते हैं, जो हज़ारों में हो सकती है। जब कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अगर वुड जो है वो ज़मीन में सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो गया और काफ़ी ज़्यादा अंदर गहराई में दब गया, तो ऊपर के सॉइल के हाई प्रेशर होने के कारण से टेम्परेचर वहाँ की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और स्लोली वो जो है वो डेड प्लांट जो होती है वो कोल में बदल जाती है। इसी को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को, यानी डेड वेजिटेशन से कोल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इसको होने में काफ़ी समय लगती है।
और कोल एक तरह से इसी कारण से इसको फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं। फॉसिल्स मतलब प्री हिस्टोरिकल। काफ़ी समय लगता है इसको बनने में। कोल को निकालने के लिए हमको माइन करना पड़ता है, यानी काफ़ी ज़मीन की गहराई में रहती है, तो इसको हम लोग को माइन करना पड़ता है। जब भी कोल को हम एयर में हीट करते हैं तो कोल बर्न करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालता है। हमारी इंडस्ट्री में इसके बहुत सारे फॉर्म हैं जिसके थ्रू हम लोग यूज करते हैं, जैसे कोक है, कोल तार है, कोल गैस है। तो कोक इसका सबसे फर्स्ट फॉर्म आता है जो काफ़ी टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये प्योर फॉर्म माना जाता है कोल का, कार्बन का प्योर फॉर्म माना जाता है। इससे वो इसका यूज़ जो होता है वो स्टील बनाने में या बहुत सारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में काम में लाया जाता है, यानी बहुत सारे मेटल को निकालने में काम में आता है। कोल तार सेकेंड प्रोडक्ट आती है इसके, कोल तार। ये ब्लैक कलर का होता है, थिक लिक्विड होता है, लेकिन इसका प्लेजेंट जो होता है वो स्मेल जो होता है वो अनप्लेजेंट होता है। ये मिक्सचर होता है लगभग 200 सब्सटेंस का। कोल तार का यूज़ जो होता है वो जनरली सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम वगैरह इसे बनाने के काम में लाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट में से एक है। फिर थर्ड प्रोडक्ट आती है कोल गैस। कोल गैस जो होती है वो उसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग कोक से। ये लगभग ये बहुत ज़्यादा यूजेबल प्रोडक्ट है। इसको जनरली हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। कोल गैस फ्यूल में यूज होती है जो एक क्लीन फ्यूल के रूप में मानी जाती है। दूसरे देखा जाए फॉसिल फ्यूल में तो पेट्रोलियम आती है। पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल से ही आता है। तो कोक बनता है प्लांट के वुडी पार्ट से, लेकिन पेट्रोलियम जो होता है उसी लिविंग पार्ट का सॉफ्ट पार्ट से निकलता है। आज के डेट में पेट्रोल के बारे में बहुत कोई जानते हैं या बहुत कुछ जानते हैं उसके बारे में। आज के डेट में अधिकतर व्हीकल्स जो होते हैं, चाहे वो ट्रक के फॉर्म में हो, चाहे ट्रैक्टर के फॉर्म में हो, चाहे मोटरसाइकिल के फॉर्म में हो, चाहे कार के फॉर्म में हो, किसी भी तरह के मशीनरी आइटम हैं उसको रन कराने के लिए आज के डेट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एज ए पेट्रोल या डीजल हम लोग यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल का फॉर्म जो होता है वो एक तरह से मेनली देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड एंड डिकेइंग पार्ट से होता है। तो पेट्रोलियम जो फॉर्म्ड हुआ, जो सी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी लार्ज वेराइटीज़ में रहते हैं और काफ़ी लार्ज नंबर में होते हैं। तो वो जब डेट किए तो उनके बॉडी जो है धीरे धीरे बॉटम में सेटल डाउन होते चले गए और उनके ऊपर सैंड और क्ले का एक लेयर चढ़ गया। और मिलियंस ऑफ ईयर में जब उनको एयर नहीं मिल पाया, यानी एब्सेंस ऑफ एयर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से वो डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गई। आज के डेट में उसी का माइनिंग करके हम लोग क्रूड ऑयल के रूप में उसको ऑब्टेन करते हैं या नेचुरल गैस के रूप में ऑब्टेन करते हैं, जो बाद में उसको हम लोग कंप्रेस्ड करके सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में उसको हम यूज करते हैं। और जो पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है उसको रिफाइनिंग करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम ऑयल जो होता है यानी क्रूड ऑयल के रूप में जो होती है वो बहुत सारे अलग अलग फ्यूल के मिक्सचर के रूप में होती है। उसको अगर हम रिफ़ाइन कर दें तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, जो आपकी बुक में भी मेंशन है। चाहे वो पेट्रोलियम गैस के रूप में जो एलपीजी आज के डेट में हर घरों में यूज़ हो रहे हैं, उसका घर में हम लोग फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए या अदर कुछ एक्टिविटीज़ के लिए। इंडस्ट्रीज़ में भी होती है। केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गए। पेट्रोल का यूज़ मोटर फ्यूल में करते हैं। केरोसिन का यूज़ भी खाने बनाने में या लैंप वगैरह जलाने में। डीजल का यूज़ हेवी व्हीकल्स को चलाने में या इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने में। लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो होता है लुब्रिकेशन में यूज़ होता है, यानी व्हीकल्स में ही यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स होता है कैंडल बनाने में या वैसलीन बनाने में। ब्यूटामिन जो होता है वो पेंट करने में या रोड को सरफेसिंग करने में। यानी इसका हर एक प्रोडक्ट, हर एक रिफाइनिंग करने पर हर एक प्रोडक्ट हमारे यूजेबल होते हैं।
लेकिन बस यही है कि ये सारे फॉसिल फ्यूल जो हैं वो हमारे यहाँ नेचर में जो है वो लिमिट अमाउंट में है, काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं और हर जगह अवेलेबल नहीं है। कुछ कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं, जैसे नेचुरल गैस जो हम त्रिपुरा में है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टाज में पाए जाते हैं, या बहुत जगह सर्च भी हो रहे हैं। उनको पाइपलाइन के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज कर उसको रिफ़ाइन करते हैं और रिफ़ाइन करके उससे हम लोग यूज़फुल वे में यूज कर पाते हैं। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमारे लिमिट अमाउंट में है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आने के कारण से हम लोग इसको लिमिट अमाउंट में अगर यूज करेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक हमारे पास अवेलेबल रहेगा और लॉन्ग टाइम तक ये हमारे पास अवेलेबल रहेगा, जिसका हम लोग यूज अपने फ्यूचर में आगे तक करते रहेंगे। अगर ये सभी चीज़ों को अगर लॉन्ग टर्म तक यूज करना है तो इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आई है आज के डेट में उसके थ्रू हम लोग इसको यूज करें, या कुछ एडवाइस गाइडलाइन दिया गया है हमारे बहुत सारे एसोसिएशन के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जैसे हमारे इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन काम करता है, जो हमें एडवाइस करता है कि पेट्रोल और डीजल को कैसे हम उसके कंजप्शन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो जो गाइडलाइन दिया है उस गाइडलाइन के थ्रू अगर हम इसका यूज करें तो काफ़ी हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं इसकी यूजेस को। जैसे ड्राइव करने के समय हम कांस्टेंट स्पीड रखें, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, मॉडरेट स्पीड पर अगर रखते हैं तो इसकी कंजप्शन काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाती है। जब भी ट्रैफिक लाइट रेड रहे तो अपने व्हीकल्स को बंद कर दें, या वेट करना हो कोई चीज़ को तो इंजन को स्टार्ट ना रखें, बंद कर दें। टायर का प्रेशर देखें कि करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि टायर के प्रेशर पर भी ऑयल की कंजप्शन बढ़ जाती है। और अपने व्हीकल की इंजन को लगातार हम लोग क्या करें, वो चेक कराते रहें, उसमें कोई भी एरर हो तो उसको दूर करें, यानी मेंटेनेंस रखें उसकी मेंटेनेंस को काफ़ी अच्छे ढंग से फुलफ़िल करें ताकि ऑयल की कंजप्शन काफ़ी मिनिमाइज हो सके। इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को इजी वे में उसके कंजप्शन को, यानी एक तरह से कहा जाए तो वेस्टेज, क्योंकि कंजप्शन तो हमारी नीड है, हमें तो उसको कंज्यूम करना ही है, क्योंकि नेचर ने जो दिया है उसको हमको यूज करके अपने लाइफ को इजी बनाना है। लेकिन उसके यूजेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से या अच्छे एडवाइस से। उस एडवाइस को यूज करके ज़्यादा दिनों तक अगर यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए ही बेहतर है, क्योंकि हमारे लाइफ को वो ईजी बनाती है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम और ज़रूरत पर ही उसका यूज करें, जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज है वहीं पे यूज करें, क्योंकि ये हमारे नेचर में लिमिट अमाउंट में है। और ख़ास करके सोचें कि हम ऐसा डिवाइस बनाएं या ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढें जिसमें हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाएँ। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए होंगे जिसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9708951258, इस पर कंसल्ट कर सकते हैं। और विशेष स्कूल खुलने पर इसके कोई भी डाउट को क्लियर किया जाएगा, या तो फ़ोन से अपने डाउट को क्लियर कर लें, या अभी लॉकडाउन ख़त्म होती है तो कोई भी डाउट होंगे तो हम लोग अवेलेबल रहेंगे ही।